हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशंस हमने देख चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें मैंने कहा था सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन दोनों एप्लीकेशन से। और हमारा जो लास्ट क्लास में जो एप्लीकेशन चल रहा था उस एप्लीकेशन में हमने देखे थे कि वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे हम फार्मूला एस्टेब्लिश करते हैं वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसका, ठीक है। तो उस पर बेसिस मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिया था, 2 क्वेश्चन दिया था और कहा था आपको घर में करना है, होमवर्क में आपके लिए वो क्वेश्चन थे। और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ताकि आपको थर्ड एप्लीकेशन जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशंस होता है उसको हम कैसे एस्टेब्लिश करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये दिया है कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। मतलब जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है इट्स डिपेंड ऑन 2 फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो हमको इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है उसको एक्सप्रेस करना है, उसे एस्टेब्लिश करना है टाइम पीरियड के फॉर्म में, मतलब टाइम पीरियड का फार्मूला हमें निकालना है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। लेट एज्यूम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम depends upon a power of length and b power of acceleration due to gravity। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर ये एज्यूम किए हैं कि जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ की पावर ए पर। मतलब लेंथ की पावर हमने ए कंसीडर किए हैं, मतलब हमने एज्यूम की है कि लेंथ की पावर ए है, उस पर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर बी है, जिस पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। देन टाइम पीरियड इट्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और हमने यहाँ पे एज्यूम किए है कि टाइम पीरियड लेंथ की पावर ए पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने इसको लिखे टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, ठीक है। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू जी की पावर बी, ठीक है। यहाँ पे जी की पावर हमने बी दी है, सेकेंड इक्वेशन, ठीक। जी यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन we get t प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए एंड जी की पावर बी, ठीक है। दोनों को हमने कंबाइन कर लिए, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k
एल की पावर ए जी की पावर बी। यहाँ पर के कांस्टेंट लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि के ही कांस्टेंट ले, कोई भी कांस्टेंट हम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली के का यूज किया जाता है। टी इज इक्वल टू के एल की पावर ए जी की पावर बी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इज इक्वल टू में चेंज किए तो एक कांस्टेंट लेंगे, और ये जो कांस्टेंट है हियर, ये हमारी थर्ड इक्वेशन रहेगी, ठीक है। हियर के इज कांस्टेंट, ठीक है, के क्या है, कांस्टेंट है, और ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीजें नोट कीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे डायमेंशंस फार्मूले ऑफ टाइम पीरियड एंड लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीनों का डायमेंशन फार्मूला हमें पता होना चाहिए। डायमेंशन फार्मूला हम लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, उसके बाद उनकी वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे। टाइम की जगह टाइम का डायमेंशन फार्मूला, लेंथ की जगह लेंथ का डायमेंशन फार्मूला, एंड जी की जगह जी का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। इतना नोट कीजिए। आ रहा है समझ में? Now we know that the dimensions formula of the dimensional formula of अब इसके बाद जितने भी जो भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना है उनका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। नाउ वी नो दैट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, इस साइड से मैं रब कर रहा हूं, टी टाइम का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, टाइम का डायमेंशन फार्मूला है एम की पावर 0 एल की पावर 0 एम टी की पावर 1, ठीक है। लेंथ डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेंथ का है एम की पावर 0 एल की पावर 1 एम टी की पावर 0, ठीक है। एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, एम की पावर, क्योंकि एक्सीलरेशन की बात हो रही थी, एक्सीलरेशन का ही डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, एम की पावर 0 एल की पावर 1 एंड टी की पावर -2, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ above dimensional formula in equation थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में हमको सारी वैल्यू पुट करना है, इतना नोट कीजिए। इसके बाद इस जो वैल्यू हमने निकाले है डायमेंशन फार्मूले की, उससे हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। इसे नोट करिए जल्दी से। ठीक है, टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला कितना है, एम की पावर 0 एल की पावर 0 एंड टी की पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइम पीरियड की जगह, क्योंकि हम सारी वैल्यू जो भी वैल्यू हमने निकाले डायमेंशन फार्मूले की, उसे इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन में टी की जगह, टी का डायमेंशन फार्मूला, के तो डायमेंशन ले सकते, के की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद एल का डायमेंशन फार्मूला कितना है, एम की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर 0 और इसकी होल पावर कितनी है, ए है,
ठीक है, यहाँ पे ए पावर है। अब जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, एम की पावर 0, एल की पावर 1 एंड टी की पावर -2 और इसकी होल पावर कितनी है, बी है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट स्टेप, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो पावर है ये प्लस हो जाएगी क्योंकि सेम क्वांटिटी है, तो एम की पावर यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो टोटल क्या हो जाएगी, एम की पावर 0 जाएगी। यहाँ पर एल की पावर 1 है तो 1 एक स्टेप छूट रही है, पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा जो यहाँ पर पावर है एम की पावर 0, एल की पावर 1 एंड टी की पावर 0 की होल पावर है ए, तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे सारे पावर के साथ, तो यहाँ पर आएगा एम की पावर 0, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। एम की पावर 0, एल की पावर ए एंड टी की पावर 0। ठीक है, अब बी का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, एम की पावर 0, एल की पावर बी एंड टी की पावर -2b। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1 इज इक्वल टू, अब पावर को यहाँ पे हमको सम करना है, एम यहाँ पर है, यहाँ पर भी एम है, दोनों की पावर 0 है, तो एम की पावर 0, एल की पावर हो जाएगी a प्लस बी एंड टी की पावर हो जाएगी 0 प्लस -2b, तो -2b। ठीक है, नाउ comparing the dimensions of both side, दोनों साइड के डायमेंशन को कंपेयर करना है, या हम लिख सकते हैं इसके अलावा लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है, लेफ्ट हैंड साइड यदि कोई इक्वेशन करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन होंगे, मतलब दोनों के डायमेंशन इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे डायमेंशन इक्वल लिखना है, ऐसे नोट कीजिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो डायमेंशनल फार्मूला इसे कंपेयर करेंगे आपस में। ठीक है, एम की पावर यहाँ 0 है, यहाँ पर एम की पावर 0 है, तो इससे कोई इक्वेशन नहीं बनेगी। यहाँ पर देखिए एल की पावर 0 है और यहाँ पर एल की पावर a प्लस बी है। एल की पावर यहाँ पर a प्लस बी है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सॉरी फर्स्ट नहीं, फोर्थ इक्वेशन बन गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए -2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 -2b इज इक्वल टू 1, ये हो गई हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन। ठीक, यहाँ पे केवल दो इक्वेशन मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे m की पावर 0 है और m की पावर यहाँ भी 0 है, तो यहाँ से हमको कोई इक्वेशन ऑब्टेन नहीं हुई है। ठीक, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 -1/2। ठीक है, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, तो -1/2 ये आ गई b की वैल्यू। इस b की वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में, तो a प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, b की जगह पुट कर दिए, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक, अब इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन थी हमारी, थर्ड इक्वेशन क्या थी, t इज इक्वल टू k l की पावर a एंड g की पावर b, यही थी थर्ड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हमें पुट करना है, ये थर्ड इक्वेशन की a और b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर हमें रिलेशन मिलेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, नोट कीजिए जल्दी से। Put the value of a and b in equation थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k l की पावर a। l की पावर a की वैल्यू कितनी है,
1/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एंड जी की पावर कितनी है, जी की पावर b और b की वैल्यू कितनी आएगी -1/2। ठीक है, आ रहा है समझ में, नोट करते जाइए। t इज इक्वल टू हो जाएगा k l की पावर 1/2 डिवाइड बाय g की पावर 1/2। ठीक, t इज इक्वल टू k l अपॉन g की पावर 1/2। ठीक, तो हमारे पास फार्मूला फाइनली बन जाएगा t इज इक्वल टू k √l अपॉन g। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो प्लीज आप प्रैक्टिस करिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस के। ठीक है, नोट कीजिए इसे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिया था, सेकंड क्वेश्चन, उसे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, एस्टेब्लिश द फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड यूजिंग डायमेंशनल मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो साउंड की वेलोसिटी है एयर मीडियम पर, वो डिपेंड कर रही है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की डेंसिटी पर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर साउंड की वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हमें फार्मूला एस्टेब्लिश करना है, एस्टेब्लिश द फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड यूजिंग डायमेंशनल मेथड। वेलोसिटी ऑफ साउंड का हमें फार्मूला एस्टेब्लिश करना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जिन फैक्टर पर, जिन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, दो फिजिकल क्वांटिटी, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, इनके बीच में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, लेट एज्यूम, जैसे हम पहले की तरह जो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे उसी टाइप सेकंड क्वेश्चन किए थे उसी की जैसे, लेट एज्यूम द वेलोसिटी ऑफ साउंड, velocity of sound depends upon a power of modulus of elasticity and b power of डेंसिटी। ठीक है, डेट मीन्स हमने ये एज्यूम किए कि जो वेलोसिटी है साउंड की इन एयर मीडियम पर, ये डिपेंड कर रही है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की ए के पावर पर डिपेंड कर रही है और डेंसिटी के बी की पावर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। देन वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर डिपेंड कर रही है, तो ई की पावर कितना हम लेंगे, ए। ठीक है, ई की पावर ए लिया जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया कि ई की पावर क्या कंसिडर करना है, हमको ए करना है। एंड ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड वी आल्सो प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इसे किससे डिनोट करेंगे, डी से। डी की पावर कितना लेंगे हम, बी लेंगे। ठीक, ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आई बात समझ में। बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, we get power a and d की पावर b। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, हटाएंगे, सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या कांस्टेंट आ जाएगा, k e की पावर a एंड d की पावर b। k क्या है यहाँ पे, एंड कांस्टेंट टर्म है और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो मैं इस बार नहीं लिखूंगा, आपको मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि क्या रहेगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन।
Now the dimension formula of the dimensional formula of, अब सारे जितने भी टर्म यहाँ पर दिए गए जितनी फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? v का डायमेंशनल फार्मूला होता है m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -1। ठीक है, ये होता है वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो m की पावर 0, l की पावर 1, ये आपको ध्यान मतलब याद होना चाहिए, तो मैंने निकाल के भी आपको बताया था। ठीक, इसके बाद क्या बोला है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला E इज इक्वल टू, अब इसे मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इससे पहले आप नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसका फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, ये आपको आगे के चैप्टर में पढ़ना है 11th क्लास में। ठीक, तो इसे मैं ज्यादा डीपली में नहीं बताऊंगा आपको। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और जो स्ट्रेन होता है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ये मैंने आपको पहले जब हमने डायमेंशन जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था आपको, जब हम डायमेंशन फार्मूले निकाल रहे थे तब, क्योंकि स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये दोनों का रेशो होता है ओरिजिनल लेंथ। और यदि इन दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ भी लेंथ है यहाँ भी लेंथ है, दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम रहेगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो डायमेंशन फार्मूला इसका क्या आएगा? स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं आएगा, इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो हम डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे वो स्ट्रेस के फार्मूला से निकालेंगे, क्योंकि इसके डिवाइड बाय में कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस करें, ठीक है, मतलब उसमें कुछ फोर्स अप्लाई करें, तो जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में यदि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद हम यदि स्प्रिंग को छोड़ देते हैं, मतलब फोर्स लगाना उसमें बंद कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगी, क्योंकि उसमें क्या हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स एक प्रकार का फोर्स है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा? जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m की पावर 1, l की पावर 1 एंड t की पावर -2। एंड एरिया का क्या होता है? m की पावर 0 और l की पावर 2 एंड t की पावर 0। ठीक है, यहां से हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m की पावर 1, l की पावर -1। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -1 आएगा, -1 एंड t की पावर -2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो इसे आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट m l की पावर -1 एंड t की पावर -2। ठीक है, ये है हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, इतने पॉइंट आप नोट कीजिए। ठीक है, इसके आगे हम अब डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला नोट डाउन करेंगे। तो डेंसिटी का क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m की पावर 1, l की पावर 0 एंड t की पावर 0। ठीक है, एंड वॉल्यूम का क्या होता है? l की पावर 3, बाकी सारे टर्म क्या रहेंगे? 0।
ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, m की पावर 1 l की पावर -3, यहाँ पे -3, ठीक है, एंड t की पावर 0। ये हो गया हमारे पास डेंसिटी का। तो डेंसिटी का भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। डेंसिटी का होगा m की पावर 1 l की पावर -3 एंड t की पावर 0। ठीक है, अब ये सारे डायमेंशन फार्मूले जो हमने निकाले इसे थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक, नोट करिए जल्दी से। Put the above value of dimension formula in equation थर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर की इक्वेशन में हमें पुट करना है सारी वैल्यू। v इज इक्वल टू, v की जगह आ जाएगा m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -1, l की पावर 1 एंड t की पावर -1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास v की जगह। v इज इक्वल टू है k हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसे नहीं लिखेंगे। अब e की जगह e का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, m की पावर 1 l की पावर -1 एंड t की पावर -2। ठीक है, अब d का डायमेंशन फार्मूला क्या है, m की पावर 1 l की पावर -3 एंड t की पावर 0। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अच्छा, इसकी पावर a है और इसकी पावर b है। ठीक, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 इज इक्वल टू m की पावर a मल्टीप्लाई कर रहे हैं l की पावर -a, t की पावर -2a। ठीक है, a का मल्टीप्लाई कर दिए, m की पावर b, l की पावर -3b एंड t की पावर 0। ठीक है, b का भी मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 इज इक्वल टू m की पावर a प्लस b। ठीक है, a प्लस b, l की पावर -a -3b। ठीक है, -a -3b एंड t की पावर -2a। ठीक है, पावर प्लस कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है, नोट करिए इसे जल्दी से। अब कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग या बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ पर हम पावर m की पावर a प्लस b और यहाँ पे m की पावर 0 है तो दोनों इक्वल हो जाएगी। a प्लस b इज इक्वल टू 0, ये होगी हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए -a -3b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1। ठीक है, ये हो गई हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन एंड -2a इज इक्वल टू -1। ठीक, -1 ये हो गई हमारे पास सिक्स इक्वेशन। ठीक है, सिक्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक की वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 इक्वेशन में पुट करेंगे a की वैल्यू तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसे मैंने सॉल्व करके नहीं बताया क्योंकि बहुत आसान है। a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ 1/2, b इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -1/2। ठीक, पुट दिस वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन जो थी हमारे पास। थर्ड इक्वेशन क्या थी, t इज इक्वल टू k e की पावर a एंड d की पावर b। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी।
इन ए एंड बी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, नोट करिए इसे जल्दी से नोट करिए। ठीक, ए एंड बी की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। Put the value of A and B in equation थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। P इज इक्वल टू हो जाएगा K e की पावर A, e की पावर एक है, e की पावर A है, तो A इज इक्वल टू कितना है 1/2 एंड b इज इक्वल टू कितना है -1/2, तो t की पावर कितनी हो जाएगी -1/2। ठीक है, t इज इक्वल टू हो जाएगा k e की पावर 1/2 एंड d की पावर -1/2। t इज इक्वल टू k e अपॉन d की पावर 1/2। t इज इक्वल टू हो जाएगा k e अपॉन डी का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा फार्मूला निकल गया। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर टी नहीं है, सॉरी, यहाँ पर वेलोसिटी की बात कर रहे थे, वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ये सारी वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू के अंडर रूट ई अपॉन डी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें किसी भी फॉर्मूले को एस्टेब्लिश करना होता है। यदि हमें 2-3 फिजिकल क्वांटिटी दी है और उनके बीच में कुछ रिलेशन है तो उसे इस तरीके से डिराइव किया जाता है। ठीक है, इसे नोट करिए। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो लास्ट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, उससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स बताएंगे, मतलब उसे एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है।